हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 वन और वन्यजीव संसाधन। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैव विविधता का क्या अर्थ है। जैव विविधता का अर्थ है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर पादपों यानी कि पौधों और जंतुओं के विविध प्रकार, यानी कि विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को मिलाकर के क्या कहा जाता है, जैव विविधता। और ये पौधे और जीव जंतु एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर ये निर्भर भी होते हैं। यही क्या कहलाती है, जैव विविधता। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है कि प्राकृतिक रूप से जो अपने आप से उगने वाले पौधे हैं, पादप समूह, वन, घास भूमि, ये सब मिलाकर के क्या बनाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। इसे एक और नाम अक्षत वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये एक जंगल की फोटो दी हुई है जो कि प्राकृतिक वनस्पति का एक प्रकार है। नेक्स्ट है स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां। तो स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां कौन सी होंगी, इन्हें स्थानिक पादप भी कहा जाता है, जो कि उस क्षेत्र में ही जिनका जन्म हुआ है या उद्गम हुआ है। स्थानिक पादप या अक्षत प्राकृतिक वनस्पति जो कि विशुद्ध रूप से भारतीय हो, यानी कि भारत में ही जिसका उद्गम हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है, स्वदेशी वनस्पति प्रजाति कहा जाता है। नेक्स्ट है पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम। किसी क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यानी कि जो सब पौधे और जंतु एक सिस्टम बनाते हैं आपस में निर्भरता से, इसे ही, इस साइकिल को या इस तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। और मनुष्य भी इस तंत्र का प्रमुख भाग है। यहाँ ये एक चित्र के द्वारा समझाया गया है, जैसे कि घास इत्यादि ये प्राथमिक उत्पादक हैं और कीट जैसे घास खाकर जो जीव जीवित रहते हैं वो है प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर जो जीव जीवित रहते हैं वे द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर तृतीयक उपभोक्ता आ जाएगा, और फिर चतुर्थ उपभोक्ता जो कि तृतीयक उपभोक्ता को खाकर जीवित रहते हैं। इस यहाँ हमें चतुर्थ उपभोक्ता के रूप में शेर का एग्जाम्पल दिया गया है। इसका कोई उपभोग नहीं करता है और ये मरने के बाद जीवाश्म में अपघटित हो जाता है, और ये जीवाश्म फिर से जो प्राथमिक उत्पादन है उसमें ये सहयोग करते हैं। इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है, और इस चक्र को चलाने के लिए ये सभी कड़ियाँ जरूरी है। इनमें से यदि कोई कड़ी कमज़ोर हो जाती है या समाप्त हो जाती है तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा हो जाता है। जो आगे आने वाली कड़ियाँ हैं उनके लिए खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए हमारे लिए जैव विविधता को, सभी प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं को बनाए रखना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे वन्य जीवन। वन्य जीवन से क्या अभिप्राय है कि जो वन्य जीव अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं, वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, उन्हें सामूहिक रूप से कहा जाता है वन्य जीवन। नेक्स्ट है फ्लोरा और फोना की टर्म। फ्लोरा का क्या अर्थ है, किसी क्षेत्र या काल विशेष के पादप, यानी कि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति या पौधे, इन्हें सामूहिक रूप से कहा जाता है फ्लोरा। और फोना किसे कहते हैं, जीव जंतुओं को, जो भी उस क्षेत्र में जीव जंतु पाए जाते हैं उसे फोना कहा जाता है उस क्षेत्र का। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत अपने वनस्पति जात यानी कि फ्लोरा में अति समृद्ध है, और भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां और 15,000 पुष्प प्रजातियां स्वदेशी हैं, यानी कि जिनका जन्म भारत में ही हुआ है, किसी अन्य देश से वो नहीं लाई गई है। भारत अपने प्राणी जात यानी फोना में भी अति समृद्ध है। यहाँ 81,000 से अधिक प्राणी और जंतु प्रजातियां हैं। यहाँ 12 पक्षियों की 1200 से अधिक और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां हैं, और लगभग 60,000 प्रजातियों के कीट पतंगे भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में लुप्त प्राय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में है, यानी कि जो
खत्म होने की कगार पे हैं उन्हें लुप्त प्राय प्रजातियां कहा जाता है, जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू। नीचे फोटो में हमें दिखाए गए हैं ये। मधुका इनसिग्नस महुआ की एक जंगली किस्म है ये। और हुबरड़िया हेप्टान्यूरोन घास की प्रजाति है ये। तो ये जो प्रजातियां हैं लुप्त होने की कगार पर है। जैसा कि अभी हमने पारितंत्र डिस्कस करते हुए समझा था कि कोई भी कड़ी यदि इनमें से कमज़ोर हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी तो बाकी का पारिस्थितिकी तंत्र भी खतरे में आ जाएगा। इसलिए हर कड़ी को बनाए रखना जरूरी है। हर जीव जंतु और वनस्पति की प्रजाति को भी बनाए रखना जरूरी है। नेक्स्ट है लुप्त होने का खतरा झेल रही प्रजातियां। भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां, सरीसृपों की 15 जातियां और जल स्थल चरों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं। लगभग 1500 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि इन प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है इनके खतरे के स्तर के अनुसार। तो इनका वर्गीकरण कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बना हुआ है, उसने प्रजातियों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। सामान्य जातियां रखी गई हैं पहली कैटेगरी में। इसमें वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी कि आने वाले समय में ऐसी कोई संभावना नहीं है कि ये विलुप्त हो जाएंगी। तो इनमें रखे गए हैं जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक यानी कि रोडेंट्स, चूहे, बड़े चूहे, ये हैं सामान्य कैटेगरी में। इनके विलुप्त होने की कोई अभी संभावना नहीं है। नेक्स्ट है लुप्त जातियाँ। जो ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों पर अनुपस्थित पाई गई है, यानी कि जहाँ प्राकृतिक रूप से पाई जाती थी वहाँ पर ये नहीं पाई गई है। इसमें है एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख। और सुभेद्य जातियाँ या वल्नरेबल जो स्पीशीज़ हैं, इनमें वे जातियां हैं जिनकी संख्या घनी रही है और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या यदि घटती रहती है तो ये संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। यानी कि अभी ये एक खतरनाक स्तर पर नहीं पहुंची है इस कैटेगरी की प्रजातियां। यदि ध्यान नहीं दिया गया तो ये संकटग्रस्त या एक खतरनाक स्तर पर पहुंच सकती हैं, समाप्ति के स्तर पर। और इसमें शामिल है नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी इत्यादि। संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, यानी कि ये एक खतरे के कगार पर ही आ चुकी हैं। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे परिस्थितियां जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, संगाई इत्यादि। तो इनके जो खतरे का स्तर है वो सुभेद्य जातियों या वल्नरेबल से एक स्तर और आगे है, एक स्टेप और आगे है। नेक्स्ट है दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और इनको भी प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ परिवर्तित नहीं होती हैं, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। इनकी संख्या बहुत कम है। स्थानिक जातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ, यानी कि ये उस क्षेत्र में ही पाई जाएंगी, उस क्षेत्र के अलावा कहीं और नहीं पाई जाएंगी। जैसे निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे कि वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास या नुकसान के क्या कारण हैं। पहला कारण है कृषि में विस्तार। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 1951 से 80 के बीच 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक जो वन क्षेत्र था उसे काट करके कृषि भूमि में बदल दिया गया है। तो इन जंगलों में जो जीव जंतु रह रहे थे वो बेघर हो गए और वो
विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए उनमें से ज़्यादातर जीव जंतु। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी या झूम खेती, जिसमें कि पहले जंगल को काट करके भूमि को साफ किया जाता है, वहाँ खेती की जाती है, कुछ साल वो वहाँ खेती करेंगे, फिर दूसरी जगह जंगल साफ करके खेती करेंगे। तो इसके कारण भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो इस स्थानांतरी और झूम खेती को स्लैश या बर्न खेती भी कहा जाता है, और इसी के चलते वनों की कटाई या वनों का निम्नीकरण हुआ है। तो वनों में रहने वाले जीवों के लिए इससे समस्या पैदा हुई है। नेक्स्ट है संवर्धन वृक्षारोपण। जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जाता है, मान लीजिए कोई उद्योग या व्यापार के उद्देश्य से किसी एक ही प्रकार के पेड़ों को उगाया जाता है, तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया है ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके। तो इससे प्राकृतिक रूप से जो विविध प्रकार की वनस्पति विकसित होनी थी, वो वनस्पति विकसित नहीं हो पाती है, और इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया है, उन्हें संरक्षण नहीं मिल पाया। अगला कारण है विकास परियोजनाएं। आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया। इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। नदियों के किनारे जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उनके लिए नदियों के किनारे के जंगलों को साफ करना पड़ता है, तो इससे भी वनस्पति और प्राणी जात दोनों को नुकसान हुआ है। नेक्स्ट है खनन। जब पृथ्वी से खनिज निकालने के लिए खाने बनाकर विस्फोट किया जाता है, तो इसे खनन कहा जाता है। खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन किया जाता है। इससे वहाँ की वनस्पति और जीव जंतुओं को भारी नुकसान पहुंचा है। नेक्स्ट है संसाधनों का असमान बंटवारा। तो अमीर और गरीबों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो अमीर लोग हैं उनका ज़्यादा संसाधनों पर अधिकार होने के कारण वो उन ज़्यादा मात्रा के संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं। केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो ये भी एक कारण है वनस्पति और प्राणी जात को नुकसान पहुंचने का। अब हम देखेंगे हिमालयन यव नाम के एक पौधे के बारे में कि इस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है पिछले कुछ सालों में। हिमालयन यव क्या है? हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया गया है। ये फोटो दी गई है इस वृक्ष के फल और पत्तियों की। तो इसका क्या यूज़ किया जाता है? इस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है जो कि कैंसर रोगों के उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके इस उपयोग के कारण, इसके ज़्यादा दोहन के कारण क्या हुआ है कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हिमालयन यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं और इसके विलुप्त होने की अब संभावना पैदा हो गई है। अब हम देखेंगे कि जो प्राकृतिक संसाधन है, इनके कम होने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल और अन्य मूलभूत चीज़ें। इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। कुछ गांवों में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है। वनोन्मूलन से, वनों के काट दिए जाने से बाढ़ और सूखा जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो पैदा हो गई हैं, जिससे जो गरीब लोग हैं उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कम होते संसाधनों को रोकने के लिए भारत में क्या कदम उठाए गए? भारत में 1972 में बनाया गया भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो
तो 1960 और 70 के दशकों में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरणविदों ने मांग की थी कि कानून बनाया जाए। तो उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। तो इस अधिनियम का क्या उद्देश्य था? इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज थी उनकी अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। पूरे भारत की प्रजातियों की सूची तैयार की गई। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। यानी कि जो प्रजातियां अभी खतरे की कगार पर हैं उनके शिकार पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। वन्य जीवन यानी कि जो वनों में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनके व्यापार पर रोक लगाई गई। वन्य जीवों के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। कई केंद्र सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स और वन्य जीव पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई गई है जैव विविधता की सुरक्षा के लिए। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इस प्रकार से कुछ ही प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। तो इस प्रकार से वनस्पति और जीव जंतुओं को संरक्षण दिए जाने से क्या लाभ होंगे? संरक्षण से कई लाभ होंगे। हम इससे हमारी जो पारिस्थितिकी है, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसकी विविधता या डाइवर्सिटी को बचाया जा सकता है। इससे हमारे जीवन की जो मूलभूत ज़रूरी चीज़ें हैं, जल, हवा, मिट्टी, इनका भी संरक्षण होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे देश का जो वन विभाग है उसके द्वारा वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। पहली कैटेगरी है आरक्षित वनों की। तो देश में आधे से अधिक जो वन क्षेत्र हैं उन्हें आरक्षित वन घोषित किया गया है। और जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है आरक्षित वनों की। फिर है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। यानी कि जो आरक्षित वन है यहाँ नियम कानून ज़्यादा कठोर होंगे। रक्षित वन अभी ये खतरे से थोड़ा बाहर है, इसलिए इनके लिए कम कठोर नियम कानून बनाए गए हैं। इसके बाद है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। यानी कि इन्हें आरक्षित और रक्षित के बाद जो वन रह गए वे अवर्गीकृत वनों में शामिल हैं। अब हम देखेंगे वन्य जीवन को होने वाले ह्रास पर हम नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। सरकार के द्वारा प्रभावी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाने के बाद इसे प्रभावी ढंग से लागू करके भारत सरकार ने लगभग 14 जैव निचय बायो रिजर्व्स बनाए हैं वनस्पति और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए। 1992 से भारत सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई है। बाघ परियोजना, गैंडा परियोजना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना तथा कई अन्य इको विकास, पारिस्थितिकीय विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 89 राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स, 490 वन्य जीव अभ्यारण्य और प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। इन सबके अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक व्यवस्था के महत्व को हमारी उत्तरजीविता के लिए समझना चाहिए। यानी कि केवल सरकार ही प्रयास करती रहेगी इससे भी कुछ नहीं होगा। हमें भी पारिस्थितिकी तंत्र की जो इम्पोर्टेंस है उसे समझना चाहिए और इसे बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। अब हम देखेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। ये पर्यावरण रक्षा से संबंधित एक आंदोलन था और ये उत्तराखंड राज्य के किसानों ने वृक्षों की कटाई के विरोध में चलाया था। और यह आंदोलन उस समय जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। उसके उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में 1970 में प्रारंभ हुआ। तो वहाँ जब ठेकेदार पेड़ों को काटने आए तो जैसे फ़ोटो में दिखाया गया है, लोगों ने वो पेड़ों के साथ चिपक गए थे। तो इसी आंदोलन को कहा गया था चिपको आंदोलन और उन्होंने वनों की कटाई पर रोक लगाने में सफलता हासिल की थी। एक और योजना चल रही है भारत में, प्रोजेक्ट टाइगर,
जो कि बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए 1973 में शुरू की गई थी। तो 20वीं सदी की शुरुआत में यानी 1900 के लगभग बाघों की कुल आबादी थी 55,000, जो कि 1973 में घटकर 1827 रह गई। ऐसा क्यों हुआ? इनके अत्यधिक शिकार के कारण। बाघों के लिए कौन कौन से खतरे हैं? व्यापार के लिए इनका शिकार किया जाता है, इनकी खाल, इनके दांत, इनको व्यापार के लिए यूज़ किया जाता है। सिमटता आवास, जंगलों को काटा जा रहा है, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस वजह से भी इनकी संख्या घट रही है और जंगलों के कटने से बाकी के जो जीव जंतु हैं उनकी भी संख्या घट रही है। इसलिए इनके जो भोजन के लिए आवश्यक जंगली दूसरी जो उपजातियां हैं उनकी संख्या घट रही है। परिणाम स्वरूप बाघों की संख्या बहुत कम रह गई है। भारत में महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं। उत्तराखंड में है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस, केरल में पेरियार। ये क्या है? भारत में कुछ बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं और इनसे संबंधित हमसे मैप वर्क भी पूछा जाएगा, तो उसे हम मैप सेक्शन में अलग से करेंगे। तो यहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर वन्य जीव संसाधन। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।